जय हिंद फ्यूचर कमांडर्स सीएपीएससी मेंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 ऐसे राइटिंग से के रिगार्डिंग है। और आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम समझेंगे कि टॉपिक को अंडरस्टैंड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। ये एक स्टार्ट होती है आपकी ऐसे राइटिंग की, और यहाँ पे अगर गलती करोगे आप तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। उसके कारण आपके नंबर जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में टाइम इतना नहीं रहता है आपके पास सोचने का, तो आप फटाफट पढ़ते हो और लिखना शुरू कर देते हो। बट अगर आप उसी जल्दबाजी में अगर टॉपिक को मिस अंडरस्टूड कर गए तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, या फिर आपका जो ओवरऑल पेपर के जो मार्क्स है, मतलब ऐसे तो 80 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स में अगर आपने दो टॉपिक्स भी मिसअंडरस्टूड कर लिए और कहीं ना गलत डायरेक्शन में लिख लिए तो कहीं ना कहीं आपको 9 या 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है दोनों एसेस में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। 9 से 10 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो बोलूंगा 5 मार्क्स भी अगर आपके रिड्यूस हो रहे हैं इसकी वजह से, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पीछे रह सकते हो, क्योंकि ये जो है वन डे एग्जाम है, 2 ही पेपर होते हैं, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है। तो जो है यहाँ पे बहुत कॉशियसली आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम समझेंगे टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, बड़ा डीपली समझेंगे। ठीक है ना, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है, और ये आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद हम एक डिटेल में एग्जाम्पल लेंगे एक ऐसे का। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। सीएपीएससी मेंटर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आपको ये इन सब के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और अलग अलग पोल्स, अलग अलग अपडेट्स होते हैं एग्जाम के बारे में, वो वहां पे देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, और एंड्रॉइड ऐप जो है सीएपीएससी मेंटर्स का, उसको एक्सप्लोर करिए। उसमें सीएपीएफ के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज कोर्सेस सारे एक्सक्लूसिवली सीएपीएफ के लिए ही है, वहां पे डेडिकेटेड कोर्सेस है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। आपको 12 प्लस मार्क्स लाना आज के दिनों में इतना मुश्किल नहीं है, जो कि 2019 से पहले थोड़ा सा मुश्किल था, बट अभी के लिए 12 प्लस मार्क्स आप इजीली ला सकते हो अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे, और थोड़ा सा इसको अप्रोच चेंज कर लोगे। पेपर 2 के लिए स्मार्टली करोगे, मतलब है ना, आपको पेपर 1 पे तो ज्यादा टाइम देना ही है, बट पेपर 2 को स्मार्टली करोगे तो आपके नंबर भी आ सकते हैं। और 12 प्लस मतलब मान लो एक ऐसे में 12 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट ऐसे में 50 मार्क्स क्रॉस कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसे में ही 80 में से, और ये इजीली लाया जा सकता है। सीए पे पेपर 2 अब इतना मुश्किल नहीं है, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वो एलिमेंट्स ये है कि पहले आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, बड़ा क्लियरली आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, दूसरा है आपका रियल एग्जांपल्स का यूज करना है आपको। ठीक है, रियल एग्जांपल्स का यूज करना है। यूनिक इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट लॉजिकली तो भी हो, एटलीस्ट यूनिक नहीं है तो लॉजिकली हो। ठीक है, रिलेटेड हो टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि कुछ वैग्यू इंट्रोडक्शन और वैग्यू कंक्लूजन दे दिया जिससे कि एग्जामिनर को ही कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ये हो गया। फिर आपकी बैलेंस पर्सपेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस पर्सपेक्टिव, न्यूट्रल होने चाहिए आप। वो क्या है वो हम डिटेल में जो सीरीज लाई गई है इसमें हम बात करेंगे। पांचवा है यूज गवर्नमेंट टर्म्स। गवर्नमेंट के टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, वो कैसे करने पड़ेंगे आगे हम वीडियोस लाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। अभी हम मोटा मोटा हेडिंग्स देख लेते हैं। फिर आपकी पैराग्राफिंग, पैराग्राफिंग भी बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, मतलब आंसर दिखने में भी अच्छा लगे ना, कि पढ़ने वाला जो है उसको इंटरेस्ट आए। एक अच्छा और नीट और क्लीन आंसर होता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। तो पैराग्राफ्स थोड़े छोटे होंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है 12 प्लस मार्क्स के लिए कुछ जो है एलिमेंट्स जरूरी होते हैं। बड़े सिंपल है बट उतना ही कॉम्प्लेक्स है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि व्हाई टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मैटर क्यों करती है इतनी। ठीक है, क्योंकि ये पहला आपका इंप्रेशन होगा ऐसे का। ठीक है ना, ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपका। ये आपको ऑफ टॉपिक जाने से प्रिवेंट करेगा, मतलब आप अलग डायरेक्शन में ना जाओ, ये आपको अवॉइड करेगा, प्रिवेंट करेगा। तीसरा है आपका, ये आपके ऐसे का स्ट्रक्चर बना देगा जल्दी। अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें मुझे क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे अरेंज करना है, वो सब आप उसमें बात समझ जाओगे। फिर आपका अगर टॉपिक अंडरस्टैंड कर गए तो आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स दोगे। ठीक है ना, अच्छे अच्छे केस स्टडीज दोगे, अच्छे अच्छे लॉजिकल एग्जांपल्स दोगे, तो वो आपकी मैच्योरिटी
रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये एवरेज जो अटेम्प्ट होता है, अगर मान लो आप किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए फुल्ली, तो आप कहीं ना कहीं एवरेज आंसर लिख के चले आओगे, जो जो आपको पता है वो आप वहां पे फटाफट लिख दोगे। बट अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई, तो आप क्या है, उसमें आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक पे भले ही आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, बट आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के लिए यूज करनी है। ठीक है, तो मतलब एवरेज अटेम्प्ट जो है उसको अवॉइड कर देगा। फिर आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट भी दिखता है उसमें। ठीक है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल एग्जांपल्स दे दिए तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी दिखेगी नहीं। ठीक है, बट अगर आपको टॉपिक पता होगा तो उसको आपकी क्लैरिटी दिख जाएगी। फिर क्या है कि अननेसेसरी फिलर्स और रिपीटेशन जो होते हैं उसको प्रिवेंट करेगा। मतलब अननेसेसरी फिलर्स क्या है कि जहां जरूरत नहीं वहां, मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर आपके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपके पास जितना नॉलेज है आप वही उसी को बार बार यूज करते हो, उसी को कहीं ना कहीं जबरदस्ती लिखने की कोशिश करते हो। फिर वो आ जाता है रिपीटेशन। 300 वर्ड्स के ऐसे में अगर कुछ रिपीटेशन पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। रिपीटेशन वैसे कहीं नहीं आनी चाहिए, बट ये तो 300 वर्ड्स का ही है, 300 वर्ड्स में रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। वो इसीलिए होगा क्योंकि आप एक तो टॉपिक को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, दूसरी चीज जो होगी वो होगी आपके पास नॉलेज ही नहीं है उस टॉपिक के ऊपर। पार्ट 2 में अगर हम देखें तो वो है यूपीएससी टॉपिक्स को कैसे फ्रेम करता है, वो भी अंडरस्टैंड करना आपको जरूरी है। वो करना होगा आपको अभी, आप एग्जाम के दिन नहीं कर सकते, आपको अभी प्रैक्टिस में ही करना पड़ेगा। यहाँ पे वैग्यू टॉपिक्स होते हैं या ट्रैप्स होते हैं? मेरे हिसाब से वैग्यू टॉपिक्स नहीं होते हैं यूपीएससी में, एक ट्रैप किया जाता है आपको। ठीक है ना, अच्छी तरीके से वो ट्रैप करती है। तो ट्रैप मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल होता है, बट यूपीएससी को पता होता है टाइम कम होता है, जल्दबाजी में आधे बच्चे तो टॉपिक कोई मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो इसको हमने 3 टाइप के ऐसे निकाले हैं कि वो कैसे कैसे बनाता है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट विथ लेयर्स। ठीक है ना, लेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लेयर में ये होते हैं, शॉर्ट होते हैं, क्रिस्प होते हैं और फिलोसॉफिकल होते हैं। ठीक है, इसमें यूपीएससी टेस्ट करता है डीप सोशो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। आपको उसके बारे में कितनी जानकारी है, सोशो और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे इस टॉपिक के, उसकी जानकारी यूपीएससी आपसे समझना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है ना, ये एक ऐसे टॉपिक है। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, ये देखो लेयर में एक जस्टिस डिले है, एक जस्टिस डिनाइड है। ठीक है, ये लेयर में है, तो 2 लेयर हो गए इसमें। ठीक है, तो लेयर्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लो। एक तो जस्टिस डिले पे बात करनी है कि जस्टिस डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर आपको रिलेट करना है कि ये जस्टिस डिले हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जस्टिस डिनाइड हो रहा है, तो फिर ये कैसे हो रहा है उसको इंटरलिंक करना है। ठीक है, उसमें आपके मोटे मोटे पॉइंट्स आ जाते हैं कि जुडिशियल बैकलॉग बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस कैसा किया जाए, क्या उस पर कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, वो क्या लॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है एक्सेस टू जस्टिस। एक्सेस कितना है, क्या हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, क्या हर आदमी सेशन कोर्ट जा सकता है, तो एक्सेस कितना मिल रहा है, कितने जजेस है आपके पर पर्सन कितने जजेस आ रहे हैं, मतलब कि एक लोकल पर 1 लाख कितने जजेस आ रहे हैं, पर 10 लाख कितने जजेस आ रहे हैं। तो जजेस की अवेलेबिलिटी, फिर जजेस का स्किल, फिर जजेस की इफिशियंसी, ये सब आ जाता है एक्सेस टू जस्टिस में। फिर आता है कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट, गवर्नमेंट के कितने लॉयर्स है, गवर्नमेंट क्या क्या लीगल एड प्रोवाइड कर रही है, तो ये आ जाता है। ठीक है, तीसरा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इसमें आ जाता है। ठीक है, जस्टिस डिनाइड हो रहा है मतलब सोशल जस्टिस, कहीं ना कहीं लोगों के राइट जो है, कोई बंदा लैंड के लिए लड़ रहा होगा केस और उसको 10 साल लग गए, वो लैंड पे स्टे आ रखा है और वो 10 साल वो केस ही लड़ रहा है, वो लैंड पे कुछ कर ही नहीं पाया है, तो क्या हो गया, वो कुछ कमा ही नहीं पाया। यहाँ पे सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं डिलीवरी नहीं हो पा रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। ठीक है ना, ये हो सकता है एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू इनएफिशिएंसी हो सकती है या फिर कोर्ट के थ्रू हो सकती है। ठीक है, कोर्ट्स के थ्रू हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, जैसे मैंने एक्सेस टू जस्टिस का बताया वैसे ही इनएफिशिएंसी को आपको समझना है। फिर साइकोलॉजिकल टोल ऑफ द डिले, है ना, साइकोलॉजिकल टोल बहुत होता है आजकल। क्या मतलब एक परसेप्शन चलता है ना कि यार क्या जाना है कोर्ट में, वहां तो जस्टिस मिलता ही नहीं है, वहां तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा, इधर जाओ उधर जाओ। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिसके साथ गलत, जिसको इनजस्टिस मिला, उसके दिमाग, इसके माइंडसेट पे क्या असर आया है, वो क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ रहा है,
ठीक है, क्या उसका डेमोक्रेसी के ऊपर से फेथ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल टोल होते हैं जस्टिस डिले के। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि वेयर डज दिस आइडिया अप्लाई इन रियल लाइफ बियॉन्ड द कोर्ट्स। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट विथ लेयर्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट विथ लेयर्स। दूसरा आता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें यूपीएससी इवैल्यूएट करता है आपका स्टांस क्या होगा, आप किस तरीके से आपका स्टांस रखते हैं, फिर आप इशू को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले, इज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लीडिंग टू एन आर्म्स रेस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्या आर्म्स रेस को बढ़ावा दे रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें फॉर एंड अगेंस्ट दोनों आएंगे, क्या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन आर्म्स रेस को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना बोलते हैं। क्रिटिकली एग्जामाइन मतलब क्या, दोनों साइड्स को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, दोनों साइड्स के जो भी होंगे फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, फिर लास्ट में आपको बैलेंस ओपिनियन देना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें मोटा मोटा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी आएगी, पुशिंग कॉम्पिटिशन और कैन दिस बी सस्टेनेबल, ठीक है। इसमें जस्टिफिकेशंस और कंसर्न्स आपके पता चलने चाहिए। इसको मैं ये नहीं करूंगा कि डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि यही एग्जांपल हमने एग्जाम्पल जो डिटेल में हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये इसी एग्जाम्पल पे करेंगे। अब बस मोटा मोटा बता रहा हूँ, ओपिनियन बेस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों साइड आपको डिस्कस करनी है और बैलेंस ओपिनियन आपको देना है। तीसरा आता है कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स होती है, मतलब ड्यूअल नेचर होता है उनका, ठीक है ना। दोनों तरफ से बात करती है ये, ठीक है ना। उसमें टेंशन होता है, डिबेट होती है, एक डिबेट होती है, तो होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स क्वेश्चन। वैसे ऐसे टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स बन जाएंगे, तो मोटा मोटा समझने के लिए मैंने ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो वो है टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, बहुत ही इजीली आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देखने को मिलता होगा और इजी टॉपिक भी है आपके लिए, बट समझने के लिए बहुत अच्छा है ये कि कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स कैसी होती है। इसमें यूपीएससी चाहता है कि इसमें हिडन है, ठीक है ना, हिडन है, ऐसा डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहा है वो कि टेक्नोलॉजी गलत है या टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऐसा कुछ डायरेक्ट बोल नहीं रहा है। उसने बोला दो धारी तलवार है, फिर तो आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है ना। कैसे करना है इसको, आपको फिर वन साइड लेनी पड़ेगी कि एडवांटेजेस, ठीक है ना, ये है वन साइड लेनी पड़ेगी कि इसके एडवांटेजेस क्या है, दूसरी साइड लेनी पड़ेगी इसके कंसर्न्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है ना। इफ यू सी वन साइड दैट इज एडवांटेजेस, देन देयर इज प्रोग्रेस, देयर इज इनोवेशन, देयर इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या आ जाएगा, गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिट कर रही है, ठीक है ना। किस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फटाफास्ट हो रहा है, ठीक है। जो डिलीवरी है सिटीजन्स की, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स की डिलीवरी है वो कितनी जल्दी हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्कीम्स से टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट जो है बहुत फास्ट रीच कर रही है सिटीजन्स तक। फिर आता है इनोवेशंस। इनोवेशंस किस किस चीज में, इनोवेशंस में आपको सोशल इनोवेशंस हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गए, टेक्नोलॉजी के थ्रू सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशंस में आप लोग एजुकेशन, एजुकेशन का कैसे प्रसार हो रहा है, कैसे प्रमोशन हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रही है। मोर एंड मोर नॉलेज आएगा तो उससे और टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है। तो इनोवेशन में पॉलिटिकल इनोवेशन भी होगी कि कैसे वोट्स के प्रमोशन के लिए, मतलब ये बोल सकते हैं हम कि कैंपेन्स चलाए जाते हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग प्रमोट करने के लिए, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, सोशल मीडिया यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में कैसे पार्ट ले रही है। उसके साथ ही और क्या, इन स्पेस की बड़े बड़े इनोवेशंस ले लो, स्पेस के इनोवेशंस, डिफेंस के इनोवेशंस, ठीक है। फिर प्रोग्रेस में आ जाएगा आपका कि टेक्नोलॉजी कंट्री को कैसे आगे बढ़ा रही है। अब प्रोग्रेस जो है हमेशा बाकी देशों की देख के पता चलता है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आपको आगे ले जा रही है। आपका प्रोग्रेस देखोगे आप, तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्रोग्रेस मतलब इकोनॉमी से ही ज्यादा तो जज होता है। इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है आपका फिर रोड्स कैसे, ये आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन में। फिर कम्युनिकेशन हो गया, फिर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आपके लैब्स, इनोवेशन लैब्स कितने हैं आपके,
और ऐसे बहुत सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो और वही आपकी प्रोग्रेस मेजर करता है। ये होगी एक साइड, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हो गए। दूसरी साइड क्या होगी, टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। उसमें आएगा आपका मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत ईजी है, पता है सबको, सोशल मीडिया के थ्रू टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है और वहां से मिस इन्फॉर्मेशन के भी कंसर्न्स है। अदर साइड मतलब डिसएडवांटेजेस और कंसर्न्स। तो इसमें सर्विलांस भी आ जाता है, सर्विलांस का भी एक कंसर्न है। सर्विलांस फिर वो गवर्नमेंट का सिटीजन्स पे हो या किसी प्राइवेट पर्सन का किसी प्राइवेट पर्सन पे हो या किसी अदर नेशंस का अपने नेशन पे हो, ठीक है, ये सर्विलांस हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, ठीक है, ये वायलेट होता है। तो ये होगी कंसर्न्स। जॉब लॉस, एआई के बारे में सुन रहे हो, एआई की वजह से कहा जा रहा है जॉब लॉस होंगे, कौन से होंगे कैसे होंगे वो सेपरेट टॉपिक है, वो डिटेल में उसी ऐसे में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से इथिकल डिलेमास भी आ जाएंगे, ठीक है ना। इथिकल डिलेमास मतलब अभी देखो टेक्नोलॉजी कोर्ट्स में भी यूज की जा रही है, वहां पे किस तरीके से वो जजमेंट्स देगी वो उसके हमें कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स जो होती है उसमें आपने कभी भी एक साइड नहीं चूज करनी है, आपको दोनों साइड्स पे बात करनी है। फिर आपको लास्ट में बैलेंस एक कंक्लूजन देना है और आपका वे फॉरवर्ड जो हो वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो ये होगी कॉन्ट्राडिक्टरी थीम। तीन हो गए, एक हमने क्वेश्चन देखा लेयर्स में, ठीक है, एक हमने देखा ओपिनियन बेस में और तीसरा देखा हमने कॉन्ट्राडिक्टरी थीम में देखा आपने, ठीक है। तो चेकलिस्ट आपके पास कुछ होनी चाहिए। जो चेकलिस्ट है वो है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द टॉपिक। ये आपको मतलब ये जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे उसमें आपने लिखना है। देखो सिर्फ ऐसे लिख देना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, उसके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। व्हाट इज द बीइंग क्वेश्चन और डिबेटेड, डिबेट क्या हो रही है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि हिडन लेयर्स क्या है, उसमें assumptions क्या बनाए जा रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, उसमें आपको हिडन लेयर्स थे कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंसर्न्स ये सब पे आपको बात करनी थी। फिर फोर्थ है आपका विच डायमेंशन कौन कौन सी यूज करनी है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इथिकल, डिफेंस, इकोनॉमी, फिर आ जाती है आपकी लीगल, फिर आपकी आ जाती है एनवायरमेंटल, ऐसे बहुत सारी बना सकते हो आप, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फिर टेक्नोलॉजिकल, ये आपकी डायमेंशंस बनती है। अब इसके ऊपर सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, वो जल्दी अपलोड करेंगे हम। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, डायमेंशंस कैसे यूज करने, टेक्निक्स क्या क्या यूज करनी है, वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। व्हाट डज यूपीएससी वांट मी टू इवैल्यूएट, ठीक है ना, यूपीएससी क्या चाहती है मेरे से, इवैल्यूएशन क्या वो चेक कर रही है मेरे से, ये आपको समझना पड़ेगा। ये हम बात करेंगे डिटेल एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है ना, एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे तब। अभी यहाँ पे पार्ट 3 देखते हैं। इसमें 3 टेक्निक है जो आपको किसी भी ऐसे टॉपिक को इंटरप्रेट करने में या किसी भी ऐसे टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करने में फायदा करेगी। जैसे कि पहला है ब्रेक द कीवर्ड्स, हमेशा कभी भी कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने, इज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लीडिंग टू एन अनसस्टेनेबल आर्म्स रेस, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको हम कीवर्ड्स में डिवाइड करेंगे। कीवर्ड्स में डिवाइड करने से आपको क्या है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे हमने यहाँ पे किया है तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला किया है हमने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को हमने एक कीवर्ड माना, फिर हमने अनसस्टेनेबल को हमने एक माना, फिर आर्म्स रेस को हमने तीसरा कीवर्ड माना, ठीक है। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन रिसेंट और प्रेजेंट वेपन्स और एंड अपकमिंग वेपन्स, ठीक है। इसमें अपग्रेडेशन चल रहा है, टेक्नोलॉजी लाने की बात चल रही है, स्पेस वेपन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया मोटा मोटा। फिर आता है आपका अनसस्टेनेबल, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन अनसस्टेनेबल के यहाँ पे अनसस्टेनेबल का मतलब क्या है, अनसस्टेनेबल मतलब फाइनेंशियल अनसस्टेनेबल है क्या, ये एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल है क्या, ये स्ट्रेटेजिकली अनसस्टेनेबल है। ये अनसस्टेनेबल से हमने कुछ कीवर्ड्स और बना लिए। फिर आता है आपका आर्म्स रेस से आप क्या समझ रहे हो, आर्म्स रेस से आप समझ रहे हो कि स्ट्रेटेजिक स्टांस क्या है, क्या ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए बनाया जा रहा है, क्या ये डोमिनेशन के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या डोमिनेशन दिखाना चाहता है कोई कंट्री, या कोई कंट्री डिटरेंस चाहता है कि नहीं मैं हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। कुछ नेशन होंगे नहीं हम ऑफेंसिव यूज के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एस्केलेशन ऑफ वेपनरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपके कीवर्ड्स ब्रेकडाउन और उससे आपने क्या समझा है। तो व्हाट यूपीएससी क्या पूछ रही है आपसे कि इज आवर ड्राइव फॉर टेक ड्रिवन
ड्रिवन डिफेंस क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी। मोटा मोटा हमने सार निकाला कि जो ट्रैक ड्रिवन डिफेंस टेक्नोलॉजीज आ रही है उससे क्या रीजन में इंस्टेबिलिटी तैयार हो रही है। ठीक है, अभी क्या है कि देखो आपके पड़ोसी ने 40 लाख की गाड़ी ले आई तो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी या फोमो कहीं ना कहीं क्रिएट तो होगा ही, जिसको नहीं होगा वो भगवान आदमी है। ठीक है, तो जेलसी तैयार होती है कि आप भी चाहोगे कि मेरे पास भी कुछ ना कुछ गाड़ी आए ऐसी। ठीक है, वैसे ही आप अगर रीजन के हिसाब से देखो साउथ एशिया में अगर मान लो कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ये मतलब मेजर नेशंस है। बांग्लादेश को भी छोड़ दो, उसकी भी इतने नहीं है, बट पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ये मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ की सिक्योरिटी में। तो मान लो कि इंडिया ने S-400 मिसाइल लेके आया तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे पास भी कुछ ना कुछ हो, भले ही वो दूसरे हो, कम लेवल के हो, बट मेरे पास भी हो। वैसे ही चाइना ने कुछ अपग्रेडेशन किया तो हम इंडिया भी चाहेगा कि यार मेरे पास भी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव वेपनरी हो, ताकि ये अगर मेरे पे ऑफेंसिव अटैक करे तो मैं इसको डिफेंसिव या मेरा डिफेंस कर सकूं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो ये ब्रेक द कीवर्ड्स होगा। दूसरा होगा आपका कोर क्वेश्चन को फ्रेम करना है आपने अपने आप को पूछना है कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंशन और डिबेट। सेंट्रल टेंशन क्या है इसका, डिबेट क्या है। ये चाहता है कि अनसस्टेनेबल आर्म्स रेस होगी या नहीं होगी, उसके बारे में पूछ रहा है। इज इट वन साइडेड, आपको पूछना है कि क्या ये आपके ओपिनियन को पूछ रहा है, क्या वन साइडेड है ये। आपको यहां पे देखोगे आप मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में तो प्रोज और कॉन्स के ऊपर बात करनी है, मतलब दोनों तरफ से आप बात कर सकते हो इसमें। ठीक है, और बाद में बैलेंस कंक्लूजन दे सकते हो। तो डायमेंशंस मोटा मोटा इसमें आप अगर देखोगे तो ये डिफेंस स्ट्रेटेजी, बजट प्रायोरिटीज, रीजनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, तो ये है। हम एग्जाम्पल अगले वीडियो में लेते हैं इसका। ठीक है, डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए यही सब अप्लाई कैसे करना है हमने किसी ऐसे टॉपिक पे। अभी तक हमने बेसिक से बात समझ ली कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल को इसी को इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल में, ताकि आप समझ जाओ कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। राइट, होप सो कि यहां तक आपको सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना है, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। यहां तक वीडियो देखा है, मैं शुरू में नहीं बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करो, बट यहां तक देखा है मतलब आपको पसंद आया है ये, तो आप जरूर लाइक करना और कमेंट भी करना है, उसका बताना है। ठीक है, अप्रिशिएट करना भी एक अच्छी क्वालिटी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट एंड जय हिंद।